फायरिंग वाली हो गई। बाकी 4 जो ब्रिगेड्स हैं, 2 इनकी इन्फेंट्री में हो गई हैं, एक और आर्मर्ड ब्रिगेड दे दी गई है और एक एयर डिफेंस के हवाले से इन्हें ब्रिगेड दे दी गई है। एयर डिफेंस के हवाले से क्योंकि ये स्ट्राइक कोर है, इसको अपना एयर कवर भी चाहिए। आर्मर्ड ब्रिगेड भी दी गई है जिसको आगे बढ़कर लड़ना होगा और 2 एडिशनल इन्फेंट्री दी गई है ताकि इसको पूरा ग्राउंड होल्ड भी करना पड़े और आगे भी बढ़ना पड़े। सो इसी तरह से ये एक ब्रॉडर डॉक्ट्रिन को ज़हन में रखने के बाद ये सारी कोर्स डिजाइन की गई है। इनकी प्लेसमेंट, इनकी इक्विपमेंट, इनकी स्ट्रेटेजी सारी पूरी वॉर डॉक्ट्रिन को देखते हुए ही डिजाइन की जाती है। फिर आती है आपकी सेकंड स्ट्राइक कोर। ये आपकी मुल्तान में स्टेशन करती है। ये 1968 में बनाई गई थी। इसकी स्ट्रेंथ 50,000 से ज्यादा है। आपके फाटा और वजीरिस्तान के अंदर इसी कोर को डिप्लॉय किया गया था। वजह ये थी कि ये बहुत ही हेवीली मैकेनाइज्ड कोर थी। इसके पास बड़े हेवी वेपन्स होते थे, लेकिन इसको माउंटेन के ऊपर नहीं भेजा जा सकता था क्योंकि वहां पर टैंक्स और इतने मैकेनाइज्ड फोर्स का काम नहीं होता था। इसीलिए इसे मैकेनाइज्ड स्ट्राइक कोर भी कहा जाता है। सो इसकी रोटेशंस काफी मुश्किल होती थी। तो इसको पहले क्या किया जाता था, इसको यूनाइटेड नेशंस के मिशंस पर भेजा जाता था अफ्रीका के अंदर, क्योंकि वहां पर प्लेन टेरेन है, वहां पर ये अपने मैकेनाइज्ड स्किल्स को बड़े अच्छे से अप्लाई कर सकते थे। सो जैसे ही वॉर ऑन टेरर शुरू हुई तो पाकिस्तान के पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी ताकि अपनी इस कोर को कुछ सिखा सके, एक्चुअल वॉर सिनेरियोज के बारे में दिखा सके। सो पाकिस्तान ने अपनी सारी की सारी जो मुल्तान कोर थी, इसकी 1 से 2 डिवीजन इसको डिप्लॉय कर दिया पेशावर कोर के अंडर में, और फिर पेशावर ने यहाँ से साउथ वजीरिस्तान का ऑपरेशन लॉन्च किया। उस ऑपरेशन को ऑपरेशन जलजला कहते हैं और ये इस कोर ने किया था और इसने काफी सक्सेसफुली उस ऑपरेशन को कैरी आउट किया था। बहरहाल बीच में इसको वापस आना पड़ा क्योंकि इंडिया ने काफी ज्यादा प्रेशर बना दिया था पाकिस्तान के इस तरफ के बॉर्डर के ऊपर। सो ये एक स्ट्राइक कोर थी। सो इसका रोल काफी इंपॉर्टेंट था जंग के दौरान। सो इसको फिर से वापस बुला लिया गया। फिर जब हालात ठीक हो गए फिर इसको वापस भेज दिया गया। सो साउथ वजीरिस्तान का ऑपरेशन में इसने काफी क्रिटिकल रोल प्ले किया। एक और खास बात बता दूं जो इंडिया बार बार बोलता रहता है, जो आपने बॉर्डर मूवी भी देखी होगी, बैटल ऑफ लोंगीवाला, वहां पर जो हमला हुआ था वो इसी कोर के अंदर से हुआ था और उस वक्त इस कोर की एक इंडिपेंडेंट ब्रिगेड थी, उसको कमांड किया गया था डायरेक्ट GHQ से। सो उसने वहां से जाकर लोंगीवाला पर हमला किया था और इसकी फेल्यूर इसलिए हुई क्योंकि वहां का जो फील्ड कमांडर था जनरल टिक्का खान, उसको बाईपास करके इस ब्रिगेड को भेज दिया गया वहां पर हमला करने के लिए। बहरहाल इस ब्रिगेड ने काफी ज्यादा नुकसान तो उठाया लेकिन प्रॉपरली डैमेज नहीं। उसके बाद ये वापस आई और फिर ये उमरकोट में चली गई इंडियंस को वहां से निकालने के लिए। उमरकोट में इंडियंस के खिलाफ इस ब्रिगेड ने काफी ज्यादा सक्सेस भी हासिल किया था। ये 1971 की बात हो रही है। बैटल ऑफ लोंगीवाला ये बॉर्डर मूवी 1971 के हवाले से बनाई गई थी। अब इसके पास 2 डिविजन्स हैं और 5 इंडिपेंडेंट ब्रिगेड्स हैं। 2 डिविजन्स में एक डिवीजन है आर्मर्ड डिवीजन जिसे फर्स्ट आर्मर्ड डिवीजन कहा जाता है जो मुल्तान में है। दूसरी है 40th इन्फेंट्री डिवीजन जो ओकाड़ा में है। उसके बाद 5 इंडिपेंडेंट ब्रिगेड्स हैं। सिग्नल और इंजीनियरिंग तो दोनों इसमें कॉमन ही है, वो तकरीबन सभी कोर्स में आती है। बकाया कुछ इन्फेंट्री है और कुछ आर्मर्ड ब्रिगेड्स हैं। अब आते हैं पाकिस्तान की 4th कोर के हवाले से। अब आप समझेंगे कि पहले फर्स्ट थी, फिर सेकंड थी, फिर 3rd कोर नहीं है, फिर 4th कोर है। ये अलग तरह से डिजाइन की गई है। ये आप यूं ना समझे कि पूरी सीरीज में डिजाइन की गई है, ऐसे नहीं है। बीच में काफी ज्यादा चीजें मिसिंग होंगी। फिर आप डायरेक्ट 4th 5th के बाद 10th कोर पर चले जाएंगे, 10th 11th के बाद 30 और 31st कोर पर चले जाएंगे। सो इसका आप यूं ना समझिए कि ये न्यूमेरिकल सीरीज में बनाई गई है। ये अलग अलग नंबर से रैंडम नंबर्स हैं इनमें, ठीक है। 4th कोर जो है आपकी बनाई गई थी 1965 के दौरान। इसकी स्ट्रेंथ 50,000 है और इसका जो हेडक्वार्टर है लाहौर के अंदर है और इसने 1965 की जंग भी लड़ी थी। इसके अंदर 3 डिविजन्स हैं और 4 इंडिपेंडेंट ब्रिगेड्स हैं। डिवीजन में 2nd आर्टिलरी डिवीजन, आप सबको पता है कि आर्टिलरी ने कितना अच्छा काम किया था लाहौर के हवाले से 1965 में। और फिर 10th इन्फेंट्री डिवीजन है, फिर 11th इन्फेंट्री डिवीजन है। यहाँ पर कोई मैकेनाइज्ड और आर्मर डिवीजन नहीं खड़ा किया गया क्योंकि वजह है कि यहाँ पर एक डिफेंसिव रोल दिया गया है पाकिस्तान आर्मी को। फिर आपकी 4 इंडिपेंडेंट ब्रिगेड्स हैं और इन ब्रिगेड में से एक ब्रिगेड को आर्मर्ड ब्रिगेड रखा गया है क्योंकि आर्मर्ड ब्रिगेड आपकी अच्छी खासी टेक्टिकल एडवांटेज दे सकता है अगर किसी टाइम पे इंडियन आर्मी को चोक करना हो कहाँ पर भी। सो इस तरह से कुछ टेक्टिकल यूनिट्स भी प्लेस किए गए हैं पूरी कोर के अंदर ताकि ये पूरी की पूरी ऑपरेशनल डॉक्ट्रिन को सर्व कर सके। अब यहाँ पर जब मैं इन्फेंट्री डिवीजन और आर्मर्ड डिवीजन बोलता हूँ तो आर्मर्ड में ये नहीं होता कि इन्फेंट्री नहीं होती। आर्मर्ड का मेजर चंक आर्मर्ड होता है, उसका बहुत थोड़ा ऐसा इन्फेंट्री पर होता है। इन्फेंट्री जब डिवीजन बोलता हूँ तो यूं समझ ले इसके अंदर 80% से ज्यादा सोल्जर्स होते हैं और 20% से भी कम टैंक्स होते हैं। मतलब यूं समझ ले एक इन्फेंट्री डिवीजन के अंदर यूं समझ ले एक ब्रिगेड के पास 16 से भी कम टैंक होते हैं, लेकिन एक आर्मर डिवीजन के अंदर एक ब्रिगेड के पास तकरीबन 150 के करीब टैंक होते हैं। सो ये इस तरह से सिनेरियो डिजाइन होता है। 80-20 का रेशियो चलता रहता है ट्रूप्स और टैंक्स के दरमियान। जब आर्मर्ड कह दिया तो 80% से ज्यादा टैंक्स होंगी, 20% से कम ट्रूप होंगे, और जब इन्फेंट्री कह दिया तो 80% से ज्यादा इन्फेंट्री होगी और 20% से कम ट्रूप्स होंगे। जब मैंने ये कहा कि लाहौर के अंदर इन्फेंट्री डिवीजन है, आर्मर्ड नहीं है, तो इसका मकसद ये नहीं है कि लाहौर के अंदर कोई टैंक नहीं खड़ा हुआ। अब इंडिपेंडेंट ब्रिगेड्स के हवाले से बता दूं ये करती क्या है। इंडिपेंडेंट ब्रिगेड्स आपकी इंजीनियरिंग
आपके इंजीनियरिंग के वर्क को देखती है, जिसमें सेपर्स होते हैं, माइंस वगैरह हटाना ये वगैरह के काम होते हैं वो। दूसरा आपकी एयर डिफेंस की इंडिपेंडेंट ब्रिगेड होती है, वो आपकी पूरी की पूरी कोर को डिफेंस एयर डिफेंस प्रोवाइड करती है। एक ब्रिगेड साइज फोर्स होती है जो आपकी एयर डिफेंस की एक्टिविटीज करती है। फिर सिग्नल्स होते हैं जो कम्युनिकेशन को बहाल रखती है। फिर इंजीनियरिंग भी आ गई, फिर आपकी आर्टिलरी ब्रिगेड्स आ गई, फिर आपकी आर्मर्ड आ गई, फिर इन्फेंट्री आ गई। आर्टिलरी स्पेसिफिकली एक ब्रिगेड की साइज की रखी जाती है और वो एक स्पेसिफिक एरिया में ही रखी जाती है, क्योंकि आर्मी की डॉक्ट्रिन में ये क्लियर होता है कि यहाँ से हमें आर्टिलरी अटैक करना है और यहाँ से हमें आर्टिलरी मैक्सिमम एडवांटेज देगी। वो ज्योग्राफिकल टेरेन और डॉक्ट्रिन और सामने वाली फौज को नजर रखते हुए ही बनाई जाती है। अब आती है आपकी फिफ्थ कोर, जिसे हम वी कोर या विक्ट्री कोर कहते हैं। वी क्योंकि फिफ्थ को जब आप रोमन में लिखेंगे तो वो वी की शेप में आता है, तो इसीलिए इसे विक्ट्री कोर भी कहा जाता है। ये 1975 में बनाई गई थी। इसकी स्ट्रेंथ 50K यानी 50,000 के करीब है। इसके पास 3 डिविजन्स हैं और 5 इंडिपेंडेंट ब्रिगेड्स हैं। 3 डिविजन्स में से एक है 16th इन्फेंट्री डिवीजन जो आपकी पनवाकिल में होती है, फिर है 18th इन्फेंट्री डिवीजन जो आपकी हैदराबाद में होती है, फिर होती है 25th मैकेनाइज्ड डिवीजन जो आपकी मलीर में होती है। अब मैकेनाइज्ड डिवीजन ये होती है जिसमें स्टिक्स होते हैं। स्टिक्स यूं होते हैं कि आपकी टैंक्स भी होती हैं और उसके बाद आपके पीछे बख्तरबंद गाड़ियों में इन्फेंट्री भी होती है, और ये एक पेस प्रोवाइड करती है, काफी स्पीड प्रोवाइड करती है आर्मी को रैपिडली एडवांस करने के लिए, रैपिडली अटैक करने के लिए। और ये आपकी डिजाइन सारी की सारी आपके थर के डेजर्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए की गई है, क्योंकि अगर वहां से एडवांसमेंट होती है तो ये मैकेनाइज्ड ट्रूप्स बड़े आसानी से मैन्यूवर करके वहां पर अटैक कर सकते हैं। कराची की वॉर ऑन टेरर को भी ये सारा का सारा इसी कोर ने ही लड़ा था। और 5 जो इंडिपेंडेंट ब्रिगेड्स हैं इसके पास, उनमें से 31st मैकेनाइज्ड ब्रिगेड है जो आपकी हैदराबाद में, 2nd आर्मर्ड ब्रिगेड है जो आपकी मलीर में है, और एक इंडिपेंडेंट आर्टिलरी ब्रिगेड भी है वो भी आपकी मलीर में है। और इसके अलावा और 2 ब्रिगेड्स हैं जो आप सिग्नल और इंजीनियरिंग है वो आप कॉमन समझ ले। अब आती है आपकी सबसे बड़ी कोर जिसे हम 10 कोर कहते हैं। 10 कोर पाकिस्तान आर्मी की सबसे बड़ी कोर है और इसके अंदर बहुत ज्यादा लोग हैं। यूं समझ ले ये एक रिजर्व है, बैकबोन है। अगर आगे वाली कोर को कुछ ज्यादा डैमेज हो जाता है तो ये यहाँ से रीइंफोर्समेंट भेजकर काफी ज्यादा उसे स्ट्रेंथन कर सकती है। इसकी स्ट्रेंथ 1.5 लाख से ज्यादा है और ये वाह कोर है जो मंगला कोर के साथ मिलकर कश्मीर में लड़ रही है। इसके पास 5 डिवीजन है और 5 ब्रिगेड है और ये 1974 में एक्टिव हो गई थी। सियाचिन की जंग, कारगिल की जंग, ये सारी की सारी इसी कोर ने लड़ी है। अब आते हैं इसकी डिविजन्स को देखते हैं। इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट ब्रिगेड है जिसे हम 111 ब्रिगेड कहते हैं, जो प्रेसिडेंशियल गार्ड का रोल भी प्ले करती है और कभी कभार मार्शल लॉ और कूप भी लगा देती है। 111 ब्रिगेड इस्लामाबाद की हिफाजत के लिए ही रखी हुई है स्पेसिफिकली, वो इसी 10 कोर के अंदर आती है। अब आते हैं इसकी डिविजन्स के हवाले से बात करते हैं कि इसकी डिविजन्स कितनी है और क्या है। एक डिवीजन है 12th इन्फेंट्री डिवीजन जो मरी में डिप्लॉयड है, 19th इन्फेंट्री डिवीजन जो मंगला में है, 23rd इन्फेंट्री डिवीजन जो जेलम में डिप्लॉयड है, फिर एक और है FCNA फोर्स कमांड नॉर्दर्न एरियाज जिसमें आपकी दूसरी डिवीजन आती है, NLI वगैरह और लद्दाख स्काउट्स वगैरह आ जाते हैं यहाँ पर। एक और है FCNA फोर्स कमांड नॉर्दर्न एरियाज जो गिलगित में है और जिसमें आपके बहुत सारे छोटे लद्दाख स्काउट और आपकी नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री वगैरह ये सारे के सारे FCNA के अंदर आ जाते हैं। ये समझ ले ये एक एक्स्ट्रा कोर है जो बहुत बड़ी है साइज में, जो गिलगित और कश्मीर के उन गिलगित वाले एरियाज को ही देखती है। फिर 34th इन्फेंट्री डिवीजन है जो चिलास में है, फिर 3rd इन्फेंट्री ब्रिगेड, उसके बाद 8th आर्मर्ड ब्रिगेड है जो खारियान में है। अब ये समझ लेना आपके जो कश्मीर के डिफेंस को है ना, ये सारी की सारी ये कोर और मंगला कोर मिलकर डील करते हैं। एक और कोर है जो बाद में मैं उसके बारे में बता दूंगा कि ये भी आपके कश्मीर के सियालकोट के सेक्टर पे खड़ी है और उसका डिफेंस कर रही है। अब आते हैं 11th कोर, इसे पेशावर कोर कहा जाता है और ये वाहिद कोर है जो पेशावर में पड़ती है। आपकी सारी वार ऑन टेरर इसी कोर ने लड़ी है, लेकिन इस कोर की अपनी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा नहीं थी, तो दूसरी आर्मर डिवीजन, इन्फेंट्री डिवीजन मोबिलाइज करके इस कोर को दी गई और इसी कोर के कमांड के अंदर उन्होंने वो सारा का सारा ऑपरेशन कैरी आउट किया। ये 1975 में बनाई गई थी। इसकी स्ट्रेंथ 30,000 के करीब है। इसके पास 2 डिवीजन है और 3 ब्रिगेड्स हैं। 2 डिवीजन में 7th इन्फेंट्री डिवीजन है जो पेशावर में है और 9th इन्फेंट्री डिवीजन है जो आपकी कोहाट में है। एक इंडिपेंडेंट ब्रिगेड है जो आर्मर्ड ब्रिगेड है जो अब नौशेरा में है। फिर आती है आपकी 12th कोर जिसे हम कोयटा कोर कहते हैं। इसकी स्ट्रेंथ भी 30,000 के करीब है। इसके पास 3 डिवीजन और 5 इंडिपेंडेंट ब्रिगेड्स हैं। आप डिवीजन देखते हैं कौन कौन सी और कहां पर डिप्लॉयड है। 33rd इन्फेंट्री डिवीजन जो कोयटा में है, 41st इन्फेंट्री डिवीजन वो भी कोयटा में है, 44th लाइट इन्फेंट्री डिवीजन ये आपकी गवादर में है। ये बेसिकली गवादर के डिफेंसिव रोल के लिए बनाई गई है। उसके बाद इंडिपेंडेंट आर्मर्ड ब्रिगेड है जो खुजदार में। यहाँ पर आर्मर्ड ब्रिगेड रखने का मकसद खुजदार में सिर्फ इतना है कि अगर ईरानियंस कुछ ऊपर नीचे करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर एक आर्मर ब्रिगेड होनी चाहिए। फिर एक इंडिपेंडेंट इन्फेंट्री ब्रिगेड है जो तुर्बत में है। फिर एक इंडिपेंडेंट इन्फेंट्री ब्रिगेड है जो आपके गवादर में है जो सीपेक को मॉनिटर कर रही है। ये स्पेसिफिक ब्रिगेड सिर्फ बनाई इसलिए गई थी कि आपके गवादर को मॉनिटर कर सके। फिर आती है आपकी 30th कोर जिसे हम XXX